साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र जो पब्लिकेशन है इनके द्वारा दृष्टि नाम से मैगजीन निकाली गई है, दृष्टि 2021, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि आपका जो पीसीएस की परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो अन्य परीक्षाएँ होनी है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनकी। तो इसमें पहला है 21वां एससीओ शिखर सम्मेलन। तो देखिए, सितंबर 2021 में संघीय सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हाइब्रिड प्रारूप में, मतलब वर्चुअल और कुछ लोग वहाँ फिजिकली उपस्थित थे, तो इस प्रकार से हाइब्रिड प्रारूप में इसको आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की तथा इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी संबोधित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में दुशानबे में भारत का प्रतिनिधित्व जो है व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, जबकि प्रधानमंत्री ने जो है वर्चुअल रूप में इसे संबोधित किया। इसके अतिरिक्त यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला एससीओ शिखर सम्मेलन था। चूंकि कोविड-19 है, इसकी वजह से इसको हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। साथ ही यह चौथा ऐसा एससीओ शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जिसका वर्तमान में नाम नूर सुल्तान हो गया है, में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए थे। और 21वें एससीओ शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को एससीओ की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमत व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि अभी तक एससीओ में 8 सदस्य देश थे, भारत और पाकिस्तान सहित। अब एक नया सदस्य जुड़ा गया है 9वां। तो कौन सा जुड़ा गया है? ईरान को इसमें सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में ईरान को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं और ये जो है अब 9वां हो जाएगा। तो 8 कौन कौन से नाम याद रखिएगा? भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। तो यहाँ जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाले जो नाम है, यहाँ में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो मैप में यहाँ पे 5 कंट्रियाँ हैं, उनमें से आपका जो तुर्कमेनिस्तान है वो इस एससीओ का सदस्य नहीं है। तो ये कन्फ्यूजिंग करता है। तो याद रखिए कि तुर्कमेनिस्तान जो है इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह शिखर सम्मेलन जो है संघीय सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ था। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की गई है, और इसकी अध्यक्षता वर्चुअल प्रारूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और यह तीसरा अवसर है जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। कब कब की गई है? तो पहली बार 2012 में, फिर 2016 में की गई है, और तीसरी इस बार की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह दूसरी बार जो है भारत के द्वारा अध्यक्षता इसकी की जा रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय रहा है वो ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमत के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग रहा है। यहाँ जो 15 है या 15 जो है ये इसकी 15वीं वर्षगांठ को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ है, जो कि इसके विषय में भी परिलक्षित होता है। तथा अपनी अध्यक्षता में भारत ने प्राथमिकता के 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया है। कौन कौन से? पहला है बहुस्तरीय प्रणाली, दूसरा है आतंकवाद का विरोध, तीसरा है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना, चौथा है लोगों के मध्य मेल मिलाप बढ़ाना। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को संयुक्त रूप से स्वीकार किया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित है। आगे चलते हैं, इसी में ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक्स देशों की एक नई पहल है, तथा ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ये भी ब्रिक्स देशों की एक नई पहल है। तो ये दोनों ही पहल, ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ये इनकी 2 नई पहलें हैं। आगे चलते हैं, छठा पूर्वी आर्थिक सहयोग 2021 के बारे में। तो सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्तोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि रस्किन आइलैंड में छठे पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। तो यहाँ आगे देखते हैं, इसमें इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय रहा है वह रहा है परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर, द अपॉर्चुनिटी फॉर द फार ईस्ट इन अ वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन।
ये इसका केंद्रीय विषय था। इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिकों ने या राजनयिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन को 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित भी किया। आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2019 में इसका सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो मुख्य अतिथि थे और इस बार भारत की तरफ से इस सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां पार्टिसिपेट किया है और इस सम्मेलन में पहली बार गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और कई सारे समझौते किए हैं। अगला है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। तो यह यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में वहाँ के कार्विश बे कार्नवाल जो कि यूके में स्थित है, यहाँ पर 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो कार्नवाल है ये इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को 6 सेल्टिक राष्ट्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इस बार इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी या मुख्य विषय थी बिल्ड बैक बेटर, ये इसकी थीम थी और कार्नवाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 20121 प्रमाणन प्रदान किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन में जो G7 के सदस्य ही हैं उसके अतिरिक्त इंग्लैंड ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित किया था। इसके अतिरिक्त G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भी पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रतिबद्धता के तहत G7 नेता न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के सिद्धांत पर सहमत हुए हैं। अब यह है क्या, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेंगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया है। इस बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान ये भी रखिएगा कि यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इससे पहले वर्ष 2019 में बियारिट्ज फ्रांस, जो फ्रांस के अध्यक्षता में फ्रांस के बियारिट्ज में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें भारत को सद्भावना भागीदार गुडविल पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। आगे बात करते हैं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, इसका 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो देखिए मार्च 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता तजाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई है। और उल्लेखनीय है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस अफगानिस्तान एवं तुर्की की किसकी पहल है, अफगानिस्तान एवं तुर्की की क्षेत्रीय पहल है जिसे 2 नवंबर 2011 को तुर्की के इस्तांबुल में लॉन्च किया गया था। इसका ध्येय वाक्य जो मोटो क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस्तांबुल प्रक्रिया और सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान हेतु सहयोग। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का उद्देश्य भारत सहित, तो ध्यान रखिएगा इसमें भारत भी शामिल है, भारत सहित 15 क्षेत्रीय भागीदार देशों पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के मध्य क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान एवं उसके आसपास के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व एवं समृद्धि को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2019 में भारत के अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 6वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा इस सम्मेलन का आयोजन भारत में भी किया जा चुका है वर्ष 2016 में। आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 10वें, ये जो अभी 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जो 10वां इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा वर्ष 2022 में, वो आपका अफगानिस्तान में प्रस्तावित है। अब देखना है कि वर्तमान घटनाक्रमों में वहाँ पे आयोजन होता है या नहीं होता है, परंतु प्रस्तावित है। अगला है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। तो मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये चारों कंट्री ही, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये इसके सदस्य हैं। क्वाड इन 4 देशों का एक समूह है। इस शिखर सम्मेलन के उपरांत द स्पिरिट ऑफ द क्वाड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं द्वारा द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2022 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कोविड-19 टीकों की 1 बिलियन
1 बिलियन है, मिलियन नहीं, 1 बिलियन खुराकें उपलब्ध कराना है। 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। अगला है विश्व सतत शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। तो फरवरी 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन संपन्न किया गया। यह इस शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण था, जिसका केंद्रीय विषय हमारे साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका उद्घाटन फरवरी 2021 में किया गया और यह पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है ये टेरी अर्थात द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली में स्थित एक संस्था है, इसकी एक वार्षिक ट्रैक 2 पहल है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है भारत में स्थित टेरी नामक संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत हुई कब हुई थी? वर्ष 2001 में हुई थी और जो इसका अभी 20वां संस्करण हुआ है, 21वां संस्करण जो है फरवरी 2022 में होगा, जिसका केंद्रीय विषय होगा एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत एवं निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना, टुवर्ड्स अ रिजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। अगला है चौथा वन प्लैनेट समिट। तो जनवरी 2021 को हाइब्रिड प्रारूप में, मतलब वैयक्तिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों के माध्यम से हाइब्रिड प्रारूप में जैव विविधता पर चौथे वन प्लैनेट समिट, फोर्थ वन प्लैनेट समिट ऑन बायोडायवर्सिटी का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से संपन्न हुआ है और इसका मुख्य विषय क्या रहा है? प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ऐतिहासिक पेरिस समझौता जो कि वर्ष 2015 में होता है, इसके अंगीकृत होने के 2 वर्ष बाद 12 दिसंबर 2017 को पहले वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया और ये अभी चौथा हो रहा है। ठीक है, 17 में पहला हुआ था और ये इसका चौथा आयोजन है। दूसरा आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था, तीसरा आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था और ये चौथा हो रहा है आपका, ठीक है, फ्रांस की अध्यक्षता में। वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन के दौरान स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने से संबंधित 2 पहलों को लॉन्च किया गया। पहला है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपुल। इस पहल को फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा लॉन्च किया गया, जबकि दूसरा है, और इस पहले देख लीजिए, इस पहल के अंतर्गत शामिल देश जो है वर्ष 2030 तक 30% स्थलीय एवं समुद्री परितंत्र के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरा है एग्जेम्पलरी मेडिटेरियन इन 2030। इस पहल को जो है फ्रांस, स्पेन एवं मोनाको द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त पशुओं से उत्पन्न होने वाली नई महामारियों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के उद्देश्य फ्रांस ने प्रीजोड का पूरा नाम क्या है? प्रिवेंटिंग जोनोटिक डिजीज इमरजेंस, इस पहल को लॉन्च किया। जोनोटिक डिजीज कौन होते हैं? जो आपके जानवरों से फैलने वाले जो डिजीज होते हैं। तीसरी ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी सभा का आयोजन अभी अक्टूबर 2020 में किया गया था। इसका तो तीसरा था, पहला जो आपका होता है अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा में, और दूसरा जो होता है वो नवंबर 2019 में दिल्ली में संपन्न हुआ था और ये तीसरा हो रहा है। इस सभा के दौरान सदस्य देशों द्वारा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संस्थापक देशों भारत एवं फ्रांस को अगले 2 वर्षों के लिए पुनः भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसके साथ ही इस बैठक के दौरान सभा ने 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्षों का भी चयन किया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा द्वारा विश्व सौर बैंक की स्थापना हेतु समर्थन व्यक्त किया गया है। साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने वैश्विक कंसल्टेंसी अर्नेस्ट एंड यंग की साझेदारी में ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 तैयार की है तथा तीसरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा के दौरान पहली बार सौर क्षेत्र में कार्य करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके तहत कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकतम तैरती हुई सौर क्षमता से लैस देशों के लिए दिया जाने वाला विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो है ये इसके तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप व अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड्स को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त वैश्विक महामारी के मद्देनजर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने
सदस्य देशों में ISA केयर्स की स्थापना की है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा की तैनाती की जा सके। साथ ही 8 सितंबर 2020 को ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को कार्यान्वित करने हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि 3 पक्ष में भारत सरकार और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड बैंक। तो ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल है, इसके कार्यान्वयन संबंधित सभी गतिविधियों हेतु इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के बारे में। तो 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA तथा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। और इस अवसर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 को भी लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन को देखते हैं। तो कनाडा में संघीय चुनाव हुआ 2021 में। इसमें जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है, परंतु इन्हों को बहुमत नहीं मिला है। और 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता एवं दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस चुनाव में कुल 17 सीटें जो है भारतवंशियों ने जीती है। मोरक्को में संसदीय चुनाव, तो यहाँ पर जो चुनाव हुआ है उसमें अजीज अखनौज की पार्टी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस ने जीत हासिल की है। और मोरक्को के शाह मोहम्मद ने अजीज अखनौज को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। वहीं जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए जाम्बिया में संपन्न चुनाव में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के होकैंडे हिचिलेमा ने वर्तमान राष्ट्रपति एडगर लुगू को पराजित करके इस पद को हासिल किया है। अगला है ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 2021 के बारे में। तो अगस्त 2021 को अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो नए राष्ट्रपति बने हैं अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी, ये मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो मई 2021 में राष्ट्रपति पद के लिए सीरिया में संपन्न हुए चुनाव में बशर अल असद को 95.19% मतों के साथ चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया है वहाँ पे। और ये जो है बशर अल असद जो है सीरिया के सन 2000 से राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं, जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं। तो अप्रैल 2021 में जिबूती के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुहले जो है 5वीं बार राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हुए हैं। और ये 1999 से जिबूती के राष्ट्रपति हैं। नीदरलैंड में के आम चुनाव 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ आम चुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे की पार्टी BBD ने जो है जीत हासिल की है। और मार्क रूटे जो है ये चौथी बार यहाँ के प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो जनवरी 2021 को काजा कल्लास इनकी पार्टी का नाम है रिफॉर्म पार्टी, इन्होंने बाल्टिक राष्ट्र एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एस्टोनिया विश्व का अब एकमात्र ऐसा देश है जिसके दोनों शीर्ष पदों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही महिलाएं हैं। राष्ट्रपति के रूप में क्रेस्ट्री कल जुलैद हैं और प्रधानमंत्री के रूप में ये ही हैं जिनका नाम काजा कल्लाश है। तो ये प्रधानमंत्री हैं और यहाँ जो नाम लिया हमने राष्ट्रपति हैं। सादिर जपारोव ये किर्गिज़स्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, सादिर जपारोव, और ये वहाँ के 6ठे राष्ट्रपति हैं। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री, तो रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्लोरिन सीटू ने शपथ ग्रहण की है। आगे चलते हैं, कुवैत में प्रधानमंत्री की पुनर्नियुक्ति, तो कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल शबाह को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। आगे चलते हैं, घाना में राष्ट्रपति चुनाव, तो दिसंबर 2020 में संपन्न हुए आम चुनाव में नाना अफूको एड्डो जिनकी पार्टी का नाम है न्यू पैट्रियोटिक पार्टी, इनको घाना का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है। और ये घाना के 8वें राष्ट्रपति या घाना का 8वां राष्ट्रपति चुनाव था। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ये 2 बार हो गया है। आगे देखते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो नवंबर 2020 में संपन्न हुए 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पार्टी जरूर याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी ने
306 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत हासिल की है और अमेरिका के सबसे उम्रदराज एवं 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो इनकी पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है जिसके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप थे। और इसके साथ ही जो बाइडेन जो है ये इससे पूर्व 2009 से लेकर 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और नवंबर 2020 में संपन्न चुनाव में कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला, ध्यान रखिएगा, पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बनी है ये। अब अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप को जो है का निर्माण IIT रुड़की तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जिसके बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सूचना दी। आगे चलते हैं हैती में भूकंप के बारे में। तो अगस्त 2021 में हैती में रिएक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और इसका जो केंद्र रहा है वो यहाँ हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में था। फुकुतोकु ओकानोवा ज्वालामुखी, ये आपका जापान के मिनामी इवो जिमा द्वीप से या के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं माउंट मेरापी। तो यह जो है अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ, मतलब विस्फोट हुआ इसमें। और माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट, तो अगस्त 2021 में यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुए। कौन कौन से? पावलोक, ग्रेट सिटिकन और अलेशियन द्वीपों में स्थित जो शेशी शोपोयनाय, आप अपने हिसाब से इसका उच्चारण कर लीजिएगा, ज्वालामुखी शामिल हैं। और पावलोक जो है ये ज्वालामुखी वर्ष 1980 के बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तुर्की में सी नॉट का प्रकोप, तो देखिए जून 2021 में काला सागर या ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ने वाला जो तुर्की का मारमारा सागर है, इसमें सी नॉट का प्रकोप देखा गया। अब प्रश्न उठता है कि सी नॉट होता क्या है? तो सी नॉट या समुद्री लाशा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि समुद्री स्लेश में है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शैवालों की अधिक वृद्धि होने लगती है, उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ जो मतलब पहले जो भूकंप या आप कह सकते हैं टाइफून वगैरह आए हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे चूँकि काफ़ी पुराने हैं, तो यहाँ जो आपको नाम याद रखना है जो लेटेस्ट 2020 या 2021 का हो, तो जैसे नवंबर 2020 में आपका निवार नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था, जिससे भारत और श्रीलंका प्रभावित रहे। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला है माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी 400 वर्षों बाद वर्ष 2010 में सक्रिय हुआ था या 2010 से सक्रिय है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर से लगे रिंग ऑफ फायर का भाग है, जो विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी का घर और 90% भूकंप का भाग है। चक्रवात तौकते, तो मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान तौकते आया, जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा है। इसको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया गया। पिछले 23 वर्षों में यह पश्चिमी तट पर आने वाला सबसे भयावह तूफान था। इस तूफान का नाम जो है तौकते जो है, यह नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया, जिसका मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली गेको। यास तूफान, तो मई 2021 में तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट पर, तौकते आपका पश्चिमी तट पर आया था, और ये जो यास तूफान है ये भारत के पूर्वी तट पर तथा बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आता है, और इसको जो है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया था। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल इत्यादि जो राज्य थे वो प्रभावित थे। इसका नाम जो है ओमान द्वारा सुझाया गया था, जिसका फारसी भाषा में मतलब होता है जिसका अर्थ होता है जैस्मिन होता है। आगे चलते हैं। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। तो मई 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग या हिमखंड जो है, जिसका नाम रखा गया है A76 अंटार्कटिका। A76 ये अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया। यह हिमखंड जो है 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ यह हिमखंड A76 बेडल सागर में स्थित रॉन आइसशेल्फ से अलग हुआ है।
शेमरू ज्वालामुखी, शेमरू ज्वालामुखी। तो देखिए इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में, कहाँ पे, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित इस ज्वालामुखी में 16 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ। इस शेमरू ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। यह जावा का सबसे ऊंचा एवं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे, इंडोनेशिया के जावा का। अगला है लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना। तो दिसंबर 2020 में लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर अर्थात 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। अगला है किलाउआ ज्वालामुखी, किलाउआ। तो यह ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई राज्य के हवाई द्वीप में स्थित सबसे विस्फोटक ज्वालामुखियों में से एक है। मुंबई तट पर नीला ज्वार। तो दिसंबर 2020 में मुंबई के जुहू समुद्र तट और महाराष्ट्र के देवगढ़, बेलश और मुर्द समुद्र तटों पर नीले ज्वार की घटना देखी गई। इस घटना को जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेशंस के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2016 के बाद से यह घटना भारत के पश्चिमी तट पर प्रत्येक वर्ष घटित होती है। यह घटना डायनो फ्लैगलेट्स नामक पादप प्लवकों के कारण घटित होती है। ये जो डायनो फ्लैगलेट्स हैं कि कुछ प्रजातियां विषाक्त भी होती हैं तथा यह लाल ज्वार का कारण भी बनती हैं। चक्रवात निवार की बात करें तो नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु पुडुचेरी समुद्र तट से टकराया। निवार नाम जो है ईरान द्वारा सुझाया गया था, जिसका अर्थ होता है बिजली, और इसे इसे प्रारंभ में गंभीर श्रेणी में रखा गया, बाद में इसे बेहद गंभीर श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया। इस चक्रवात से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य थे। हरिकेन अमोटा। तो देखिए हरिकेन अमोटा जो है ये नवंबर 2020 में मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ तट से टकराया था, हरिकेन अमोटा। और ध्यान रखिएगा कि हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तूफानों की 5 श्रेणियां होती हैं। कितनी होती है? 5 श्रेणियां होती हैं। टाइफून गोनी। तो नवंबर 2020 को यह तूफान जो है फिलीपींस के तट से टकराया था। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो हरिकेन कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली कहते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। जबकि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका नामकरण नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतनी चीज़ों को हम लोग देखा। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।